हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एजुकेशन ई गुरुकुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनू गुप्ता। आप सभी की डिमांड के आधार पर आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम। शुरू से चैप्टर हम लोग करने वाले हैं और बेसिक से लेकर एडवांस तक हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत से चैप्टर शुरू होने वाले हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल बेसिक से हम लोग शुरू करेंगे और एडवांस तक हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम लोग नंबर सिस्टम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले तो नंबर्स की जो टाइप होती है, कितने टाइप्स के नंबर होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, कि कितने टाइप्स के नंबर होते हैं, क्योंकि नंबर्स की जब हम लोग टाइप जानेंगे तभी हम लोग नंबर्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नंबर्स की जो टाइप्स है वो कितनी टाइप्स की जो नंबर्स होती है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये पूरा नंबर्स का एक ब्रांचेस दिखाई गई हैं। बिल्कुल पूरा जितने भी नंबर्स की टाइप्स हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है। एक एक करके सभी नंबर्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन से नंबर्स को क्या हम लोग बोलते हैं, किस नाम से जाना जाता है। तो उन सभी नंबर्स को एक एक करके हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। ठीक है, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब कि इस नंबर के अंतर्गत सभी नंबर्स आ जाते हैं। सभी नंबर्स कहने का मतलब कि वैसे नंबर जिसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं और वह नंबर जिसे हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो इमेजिनरी नंबर साथ में रियल नंबर्स दोनों एक साथ आ जाते हैं तो उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने का जो तरीका होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, हम लोग ध्यान से समझेंगे। a प्लस आई बी, कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से हम लोग लिखते हैं a प्लस आई बी। अब ध्यान से समझिएगा a का मतलब क्या होता है। a जो पार्ट है इसमें दो पार्ट है, दो टर्म है। एक आपका हो गया पद a और दूसरा पद हो गया आई बी। तो a पद जो है ये रियल नंबर है, a पद जो है वो है रियल नंबर। ठीक है, और जो दूसरा वाला पद है यानी आई बी जिसके साथ आई लगा हुआ है वो हो गया आपका इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर। अब ध्यान से समझिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर वह नंबर होता है जिसमें रियल नंबर भी होता है और साथ में इमेजिनरी नंबर भी होता है। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर एक साथ अगर ले लेते हैं तो उसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, 5 प्लस आई 6 बोल सकते हैं यहाँ पर, या फिर 6i भी लिखा जाता है, 5 प्लस 6i ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो नंबर है ये नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि इसमें आप ध्यान दीजिए कि जो 5 है यानी कि 5 है वह एक रियल नंबर है और जो 6i है वह एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर दो टाइप के नंबर हो गए। कॉम्प्लेक्स नंबर का दो प्रकार हुआ, एक तो हो गया आपका रियल नंबर और दूसरा हो गया आपका इमेजिनरी नंबर। तो अब इसको भी हम लोग देखते हैं कि रियल नंबर किसे कहते हैं और इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चीज ध्यान दीजिएगा कि जो रियल नंबर है, रियल नंबर का तो बहुत सारा ब्रांचेस दिख रहे हैं लेकिन इमेजिनरी नंबर का कोई ब्रांचेस नहीं दिख रहा है। तो रियल नंबर्स की इतने सारे ब्रांचेस मतलब इतने टाइप्स हम लोग पढ़ने वाले। इमेजिनरी नंबर केवल जानने वाले कि इमेजिनरी नंबर कहते किसको, बस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इमेजिनरी नंबर को जान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखते हैं इमेजिनरी नंबर। ओके, ये हो गया आपका इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या किस तरीके से लिखा जाता है, तो जो भी नंबर होते हैं, कोई भी नंबर होता है निगेटिव नंबर स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, निगेटिव नंबर अंडर रूट। ठीक है, निगेटिव नंबर अंडर रूट होता है। रूट के अंदर में अगर कोई भी निगेटिव नंबर होता है वो इमेजिनरी नंबर कहलाता है। अब जैसे यहां पर हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट, यहां पर स्क्वायर रूट ही -3, यहां पर लिख सकते हैं स्क्वायर रूट -5। ये जो भी नंबर हम लिख रहे हैं स्क्वायर रूट -6, ये सभी नंबर इमेजिनरी नंबर कहलाता है, काल्पनिक संख्या कहलाता है। यहां पर ध्यान दीजिए कि रूट के अंदर में माइनस नंबर है, रूट के अंदर में निगेटिव नंबर है, तो ऐसा कोई नंबर हम लोग तो नहीं देखे। तो रूट के अंदर में जो निगेटिव नंबर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, कि ये जो रूट के अंदर में -1 होता है, रूट के अंदर में जो -1 होता है उसी को हम लोग बोलते हैं आई।
रूट के अंदर में जो -1 होता है उसी को हम लोग बोलते क्या है, आई बोलते हैं, यानी कि इमेजिनरी नंबर आयोटा बोला जाता है इसको, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर ये होता है। अब हम लोग आते हैं रियल नंबर की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए रियल नंबर को समझना, ठीक है, कि रियल नंबर कहते किसको, ठीक है। अब ध्यान से यहां पर समझिएगा, यहां पर हम एक नंबर लाइन ले लेते हैं, ठीक है। एक हम लोग क्या लेते हैं, एक हम लोग नंबर लाइन ले लेते हैं, ओके, ठीक है। नंबर लाइन ले लेते हैं, ओके। यहां पर हम लोग 0 रिप्रेजेंट करेंगे इस साइड में, नंबर लाइन के इस साइड, और इसको हम लोग बोल देंगे लेफ्ट साइड, और नंबर लाइन के इस साइड यानी कि राइट साइड। नंबर लाइन के लेफ्ट साइड यानी कि निगेटिव वैल्यू होगा, यानी निगेटिव नंबर होगा। और नंबर का 0 के राइट साइड में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये जो एरो दिखा रहा है ये पूरा इन्फिनाइट तक जाएगा, यानी प्लस इन्फिनाइट, और यहां पर ये हो जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट विद 0, ये पूरा नंबर लाइन हो गया। अब इस नंबर लाइन पे हम हर एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी किसी भी रियल नंबर को हम इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। किसी भी रियल नंबर को हम लोग इस नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, लेकिन इमेजिनरी नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर नहीं दिखा सकते। इमेजिनरी नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते, ध्यान से समझिएगा। रियल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे दिखा सकते, इमेजिनरी नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते। तो ये एक अंतर है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर पे, यानी कि ये एक नंबर लाइन है, और नंबर लाइन पर अगर कोई भी नंबर को हम दिखा सकते हैं तब तो वो रियल नंबर होगा, अगर नंबर लाइन पे जिस नंबर को नहीं दिखा सकते वो इमेजिनरी नंबर होगा। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, बात क्लियर कर लेना है, ओके। चलिए, तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि रियल नंबर मतलब तो समझ में आ गया, मतलब कि कोई भी नंबर हो जिसको नंबर लाइन पे अगर हम शो कर सकते हैं वह रियल नंबर कहलाता है। अब रियल नंबर के टाइप्स को हम लोग देखेंगे कि रियल नंबर के कौन कौन से टाइप होते हैं। रियल नंबर में हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर, और एक हो जाता है आपका इरेशनल नंबर। एक हो गया आपका रेशनल नंबर और दूसरा हो गया आपका इरेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या एंड अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर का डिफिनीशन क्या है, p/q के फॉर्म में किसी भी नंबर को लिखा जा सके और q 0 के बराबर ना हो तो उसे हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। जबकि उसी का जस्ट उल्टा होता है इरेशनल नंबर, p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकते, और q इज इक्वल, यहाँ पर तो इसका तो लागू नहीं करता, ये p/q के फॉर्म में लिखा ही ना जा सके उसे हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर में क्या क्या आता है, रेशनल नंबर के टाइप्स हम लोग देख लेंगे, और इरेशनल नंबर किसे बोलते हैं ये भी सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रेशनल नंबर के जो भी टाइप्स हैं सबसे पहले उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। रेशनल नंबर में फ्रैक्शन आता है, यानी कि भिन्न, डेसिमल नंबर्स आता है, इंटीजर्स पूर्णांक आते हैं, ठीक है, ये सब आ गए रेशनल नंबर के अंतर्गत में। और फ्रैक्शंस के जो दो टाइप हो गए, प्रोपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर से मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा यहाँ पे। और इंटीजर्स के बहुत सारे टाइप्स हो गए, इसमें पॉजिटिव, निगेटिव, होल नंबर, जीरो, नेचुरल नंबर्स, ऑड नंबर, इवन नंबर, ओके, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर, ये सभी आपके आ गए किसके, तो इंटीजर्स की टोटल टाइप्स हो गए। तो एक एक करके सबको हम लोग समझने वाले, ये सभी नंबर्स के बारे में भी जानने वाले हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर के बारे में तो हम समझ गए कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं, वह नंबर जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सके और q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब यहां पर हम लोग समझेंगे, कोई भी नंबर उठा लेते हैं, कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर हम लोग उठा लेते हैं, किसी प्रकार का कोई नंबर उठा ले, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम 0 ले लिए, ठीक है, तो 0 रेशनल नंबर है कि नहीं, चेक करते हैं उसके परिभाषा के अनुसार। तो p/q के फॉर्म में होना चाहिए, p/q के फॉर्म में है ये, ठीक है। और q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं, यानी कि 1 0 के बराबर तो नहीं है,
तो इसलिए क्या होगा, यह एक रेशनल नंबर होगा। तो 0 क्या है, 0 एक रेशनल नंबर होगा। उसी प्रकार से 2, 3, 4 ये सभी क्या है, ये सभी रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, 1/2, 3/2 ये सभी क्या होंगे, सभी रेशनल नंबर होंगे। तो वैसा नंबर जिस नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो सभी रेशनल नंबर होते। ये बात तो क्लियर हो गया, ये बात तो क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि रेशनल नंबर में जो टाइप्स है फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन के बारे में। तो फ्रैक्शन के बारे में हम लोग देखते हैं, एक मिनट, ठीक है। तो यहां पर रेशनल नंबर में एक है टाइप फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन किसे कहते हैं, सबसे पहला चीज फ्रैक्शन किसे कहते हैं, तो फ्रैक्शन उसे ही कहते हैं जिसको p/q के फॉर्म में लिखा गया हो। जिस नंबर को p/q के फॉर्म में लिखा जाता हो उसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न होता है ये, ठीक, यानी कि अंश बटा हर, ठीक है, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं न्यूमरेटर बटा डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर बटा डेनोमिनेटर, अंश बटा हर, न्यूमरेटर बटा डेनोमिनेटर। तो जो भी नंबर, कोई भी नंबर हो जिस नंबर को न्यूमरेटर बटा डेनोमिनेटर यानी अंश बटा हर लिख सकते हैं उसे हम फ्रैक्शन ही बोलेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया, फ्रैक्शन के बारे में क्लियर हो गया। अब इसमें दो प्रकार का फ्रैक्शन है, प्रोपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको भी हम लोग सीख लेते हैं कि क्या होता है, प्रोपर फ्रैक्शन किसे बोलेंगे और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे बोलेंगे। प्रोपर फ्रैक्शन, प्रोपर फ्रैक्शन कैसा होगा, 2/3, 5/6, 9/11, ये सभी जो भी फ्रैक्शन है ये सभी फ्रैक्शन प्रोपर फ्रैक्शन कहलाता है। क्यों कहलाता है प्रोपर फ्रैक्शन, क्योंकि सभी का जो डेनोमिनेटर होता है यानी हर होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है न्यूमरेटर के तुलना में। यहाँ पर 2 जो है वो छोटा है, किसके, डेनोमिनेटर के तुलना में छोटा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे 5 जो है डेनोमिनेटर की तुलना में छोटा है, यहाँ 11 9 से छोटा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो डेनोमिनेटर है वो बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो इसे हम प्रोपर फ्रैक्शन बोलते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 11/9, ये हो जाएगा 6/5, ये सभी क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इसमें क्या हो रहा है कि जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का वैल्यू जो है वो बड़ा है किसके तुलना में, डेनोमिनेटर के तुलना में, तो ये सभी कहलाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये बात क्लियर कर लेना यहाँ से, बिल्कुल सिंपल से। चलिए, तो फ्रैक्शन के दो टाइप, प्रोपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, तो अब हम लोग देखने वाले हैं डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स। अब यहाँ पर डेसिमल नंबर्स के टाइप्स, अलग अलग टाइप्स होते हैं, डेसिमल नंबर्स के भी टाइप्स होते हैं, उसके डेसिमल एक्सपेंशन के आधार पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डेसिमल नंबर के कौन कौन से टाइप होते हैं। ठीक, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो डेसिमल नंबर्स के जो टाइप होगा, एक आपका हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। सेकेंड जो टाइप हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, रिपीटिंग भी बोलते हैं और रेकरिंग भी बोलते हैं उसको। और जो थर्ड टाइप हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तीन प्रकार के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन मतलब कि जब आप उसको डेसिमल फॉर्म में बदलेंगे, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू है, कोई नंबर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, जब उसको डेसिमल फॉर्म में बदलेंगे तो वो तीन प्रकार से होता है। एक तो आपका टर्मिनेटिंग होगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग होगा ही होगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। ठीक है, क्लियर हो गया। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है,
यहाँ पर टर्मिनेटिंग का मतलब ये हुआ कि कोई भी डेसिमल नंबर दिया हुआ है, कोई भी डेसिमल नंबर दिया हुआ है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं 5/2। ये कोई एक फ्रैक्शनल नंबर है, जब इसको डेसिमल फॉर्म में बदलेंगे तो 2.5 आएगा। तो ये जो 2.5 आ रहा है ये एक डेसिमल नंबर है, और ये डेसिमल नंबर में आप देख रहे हैं कि 2.5 के आगे में अब कोई भी वैल्यू नहीं है। इसका मतलब कि ये पूरा पूरा कट रहा है। तो जो भी फ्रैक्शनल वैल्यू पूरा पूरा कट कर डेसिमल फॉर्म में आता है पूरा पूरा, तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, यानी पूरा पूरा वो जो है नंबर कट चुका है। तो जो भी कटने वाले नंबर होते हैं डेसिमल फॉर्म में ही कटता है, लेकिन वो पूरा पूरा कट जाता है, तो उस प्रकार के नंबर को मतलब कंप्लीटली डिविजिबल भी बोल सकते हैं। तो उस प्रकार के नंबर को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग अगर होता है, अगर वो नहीं कटेगा तो फिर वो रिपीट करेगा, यानी कि सेम नंबर बार बार आएगा, तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसे कि 7/3 को हम लेके चलते हैं, 7/3 को लेके चलते हैं, तो हम लोग अगर डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 1 0, 3 3 जा 9 1 0, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 डॉट डॉट डॉट। तो ये जो आप देख रहे हैं कि जब कभी भी डिवाइड कीजिएगा 7 में 3 से, तो उस समय आप क्या देखिएगा कि 2.333333 आते चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो पहला तो नहीं कट रहा, क्योंकि टर्मिनेट मतलब होता है कट जाना, टर्मिनेट मतलब इंड हो जाना, खत्म हो जाना। नॉन टर्मिनेट मतलब होता है कि वो खत्म नहीं हो रहा, इंड नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेट है, ये तो कंप्लीटली कट नहीं रहा। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं जब कटेगा नहीं तो रिपीट करेगा, या तो रिपीट करेगा या फिर नहीं रिपीट करेगा, दोनों केसेस हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो सकता है या फिर रिपीट कर सकता है। तो यहाँ इस केस में हम देख रहे हैं कि रिपीट कर रहा है, इस केस में देख रहे हैं कि रिपीट कर रहा है 2.333। इसको हम लोग लिखते हैं 2.3 के बार लिख देते हैं ऊपर में। ठीक है, इसको हम लोग बार पढ़ते हैं, एक लाइन हम लोग खींच देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो है रिपीट कर रहा है, 3 रिपीट कर रहा है। इस चीजों को हम लोग को समझना है। 2.3 बार लिख रहे हैं, इसका मतलब कि 3 जो है बार बार रिपीट कर रहा है, एक सेम नंबर आ रहा है। तो ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का। अब जो लास्ट कॉन्सेप्ट है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का केस। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का केस में जैसे √2 हुआ, √3 हुआ, √5 हुआ, √6 हुआ, ये जितने भी नंबर होते हैं इन सभी का जब वैल्यू आप निकालिएगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। और इसको कभी भी P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, कभी भी इसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब तो हम यहाँ से ये समझ चुके हैं, यहाँ से हम लोग ये समझ चुके हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है कभी भी। इसका मतलब कि ये एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग आते हैं पीछे में, थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ ये आपका था इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर सवाल यही था कि इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन वो कौन सा नंबर होगा जिसे अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो वैसे नंबर जिसको स्क्वायर रूट के अंदर तो लिखते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया आपका 2, √3, √4, √5, √6, इस तरीके के नंबर √1। तो इसमें जब स्क्वायर रूट में लिख रहे हैं तो जिसका स्क्वायर रूट वैल्यू अगर हम लोग निकाल सकते हैं परफेक्ट, तो ये हो गया √4 का वैल्यू 2 और इसका वैल्यू हो गया 1। तो इसका हम लोग स्क्वायर रूट वैल्यू अगर निकाल सकते हैं 2 और 1, तो ये क्या होगा, ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। जिसके स्क्वायर रूट वैल्यू नहीं निकाल सकते वो सब आपका क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा। ध्यान में रखना इस चीज को, वो सभी नंबर जिसका स्क्वायर रूट वैल्यू नहीं निकाल पा रहे वो सब इरेशनल नंबर, और जिसका वैल्यू निकाल पा रहे वो आपका आ जाएगा रेशनल नंबर। क्योंकि 2 को तो हम 2/1 लिख ही सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, तो P/Q के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये सभी क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर आ जाएगा। अब रही बात कि पाई के बारे में भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, पाई के बारे में भी हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ठीक है, तो पाई इसको समझते हैं। अब पाई रेशनल है कि इरेशनल है। तो पाई एक इरेशनल संख्या, इरेशनल इरेशनल। अब यहां पर इसको समझना है कि ये रेशनल क्यों नहीं है, जबकि यहाँ 22/7 यानी 22/7 रेशनल है, 22/7 रेशनल है। ध्यान से समझना है, 22/7 रेशनल है क्योंकि इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख रहे हैं और Q ≠ 0, इसलिए ये रेशनल है। जबकि पाई इरेशनल है, इसलिए क्योंकि पाई का जो मान होता है 3.14 के बाद जो भी वैल्यू आते हैं,
ठीक है, जो भी वैल्यू आता है वो नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है। ध्यान से समझिएगा, 3.14 के बाद जो भी वैल्यू आता है वो नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है। तो नॉन रिपीटिंग या तो नॉन टर्मिनेट तो हो ही रहा है, यहाँ पर इंड तो हो नहीं रहा है, ये तो इंड नहीं हो रहा है, एक तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला किस लग रहा है, पाई के साथ, तो इसलिए क्या हो गया, ये इरेशनल हो गया। जबकि 22/7 को आप डिवाइड करके देखिएगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिपीट करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा लेकिन रिपीट करेगा, इसलिए क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि पाई को के बदले हम लोग 22/7 लिखते हैं। इसका कारण ये है कि पाई का वैल्यू और 22/7 का वैल्यू यानी 22/7 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है। ठीक है, बराबर होता है, लगभग बराबर होता है, जिसकी वजह से हम लोग पाई के बदले 22/7 वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट, ये चीजों को भी हम लोग को अच्छे से ध्यान में रखना है। इसकी वजह से पाई एक इरेशनल संख्या, इरेशनल नंबर, जबकि 22/7 एक रेशनल नंबर है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते, इधर का हमारा रेशनल नंबर में फ्रैक्शंस क्लियर हो गया, फ्रैक्शन का प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन डेसिमल नंबर्स क्लियर हो गया, इरेशनल नंबर के बारे में भी हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग इंटीजर्स पे आते हैं। इंटीजर्स के जो भी टाइप है उसको हम लोग समझते हैं। इंटीजर्स में एक पॉजिटिव इंटीजर्स होता है यानी सकारात्मक, एक निगेटिव होता है नकारात्मक। तो नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट तो हम बताएं, नंबर लाइन में 0 हो गया, ये आपका हो गया निगेटिव, ये आपका हो गया पॉजिटिव, तो इधर हो गया निगेटिव, इधर हो गया पॉजिटिव, ये हो गया आपका 0। ठीक है, तो निगेटिव, पॉजिटिव और 0, ये बात तो क्लियर हो गया। होल नंबर किसे कहेंगे, तो होल नंबर के लिए होल नंबर जो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाता है, ये आपका क्या कहलाता है, होल नंबर होता है। ठीक है, ये होता है होल नंबर। ठीक है, ये आपका होता है होल नंबर। इसके बाद आपका क्या है अगला, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू, काउंटिंग नंबर जिसको बोलते हैं हम लोग, तो काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर, ये आपका हो गया नेचुरल नंबर। ठीक है, ओके, क्लियर। इसके बाद ऑड नंबर, जो 2 से डिविजिबल नहीं होता उसे हम ऑड नंबर बोलते हैं, जो 2 से विभाजित नहीं हो सकता उसे हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं। नॉट डिविजिबल बाई 2 लिख सकते हैं हम लोग, नॉट डिविजिबल बाई 2, जो नंबर 2 से विभाजित नहीं हो उसे हम ऑड नंबर बोलते हैं। ये बात तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, ऑड नंबर में स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 1 हुआ। ठीक है, 1 2 से डिविजिबल नहीं है, उसके बाद 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये आपकी क्या हो गई, ऑड नंबर हो गया। ऑड नंबर के बाद अगला वाला क्लियर करते हैं हम लोग। ठीक है, इवन नंबर, तो इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो यानी कि डिविजिबल बाई 2, तो यहां लिख ले, मेंशन कर ले, डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई 2। कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल हो वो सब क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। ये हो गया आपका इवन नंबर। तो इवन नंबर में कौन कौन सा नंबर, सभी नंबर डाल दीजिए, 2 4 6, 0 भी एक इवन नंबर होता है, 8 डॉट डॉट डॉट, तो ये सभी नंबर क्या होता है, इवन नंबर होते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी कि मोर देन 2 फैक्टर्स, वैसे नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होता है उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स नॉन एज कंपोजिट नंबर्स। जैसे कि लिस्ट कंपोजिट नंबर की बात करेंगे तो 4 हो गया, यानी सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होगा, क्योंकि इसका कितना फैक्टर होगा, 1 2 और 4, क्योंकि एक सबका फैक्टर होता है, किसी भी नंबर का एक फैक्टर होता है, एक को हम लोग यूनिवर्सल फैक्टर भी बोलते हैं, एक जो होता है उसको हम लोग यूनिवर्सल फैक्टर भी बोलते हैं, यूनिवर्सल फैक्टर। ठीक,
ये एक जो होता है वो सबके लिए फैक्टर होता है। तो एक तो फैक्टर है इसका 4 का 1 तो फैक्टर है, और एक के अलावा 2 और 4 भी फैक्टर हैं। तो ये हो गया आपका क्या, कंपोजिट नंबर। क्योंकि मोर देन 2 फैक्टर, जो भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अगला हम लोग देखेंगे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्या क्या होता है। सहभाज्य संख्या यहाँ पर तो दिया ही हुआ है, अब देखते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, वह नंबर, एक पेयर ऑफ नंबर होता है, ये पेयर ऑफ नंबर होता है, और पेयर ऑफ नंबर का HCF एक होता है, उसी को को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे यहाँ 2 3 लिख दिए, ठीक है, 2 3 लिख दिए, 6 7 लिख दिए, ठीक है, और लिख सकते हैं हम लोग 11 13, ये सब क्या है, को प्राइम नंबर है। क्यों को प्राइम नंबर है, इसका HCF 1 है, इसका HCF 1 है, इसका HCF 1 है, सबका HCF 1 है। दूसरा चीज, HCF 1 मतलब कि कॉमन फैक्टर दोनों का 1 होगा। एक के अलावा कोई अदर कॉमन फैक्टर अगर होता है, एक के अलावा कोई अदर कॉमन फैक्टर होता है तो वो को प्राइम नंबर नहीं होगा, सहभाज्य संख्या नहीं होंगी। ठीक है, जैसे हम लोग लिख दिए 4 6, 4 और 6 लिखे हैं, तो ये सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसका भी फैक्टर 2 होता है, इसका भी फैक्टर 2 होता है, यानी अदर देन 1 कोई और अगला कोई कॉमन फैक्टर मिल रहा है हमें अदर देन 1, यानी कि 2 भी कॉमन फैक्टर इन दोनों का और 1 भी कॉमन फैक्टर इन दोनों का, तो इसलिए ये को प्राइम नंबर नहीं होगा। को प्राइम नंबर वही होगा जिसका HCF 1 हो, या फिर बोल सकते हैं जिसके कॉमन फैक्टर एक हो और उसके अलावा कोई अदर नहीं हो। ठीक है, तो चीजें क्लियर कर लेना यहाँ से। को प्राइम नंबर क्लियर होगा, बट प्राइम नंबर यहाँ नहीं है, तो प्राइम नंबर को हम समझ लेते हैं। प्राइम नंबर, ओके, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो प्राइम नंबर तो जिसके फैक्टर 2 हो, जिसके फैक्टर 2, ओनली 2 फैक्टर्स, फिक्स है, ठीक है, फिक्स है, ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स का मतलब समझिए कि जिसके फैक्टर 2 ही केवल हो, एक भी नहीं हो, केवल 2, ना 2 से ज्यादा होना चाहिए ना 2 से कम होना चाहिए, जिसके फैक्टर 2 होते हैं वही होता है आपका क्या, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स में हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 ये हमने नंबर लिखा, तो इसमें प्राइम नंबर कौन से होंगे, क्या 1 प्राइम नंबर हो सकता है, 1 प्राइम नंबर हो सकता है। तो 1 का अगर हम फैक्टर देखें तो 1 है बस, तो एक ही प्रकार के इसके फैक्टर, 1 का केवल एक प्रकार के ही फैक्टर है जो कि 1 है, तो इसलिए ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर ओनली 2 फैक्टर्स लिखा हुआ है, 2 फैक्टर्स होने चाहिए, केवल 2 फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, तो 2 का देखते हैं, 2 का 1 और 2 दो फैक्टर है इसके, तो ये 2 जो है वो प्राइम नंबर है। तो लिस्ट प्राइम नंबर 2 हो गया, सबसे छोटा प्राइम नंबर यही है। उसके बाद 3 के 1 और 3 फैक्टर है क्यों, इसलिए ये भी प्राइम नंबर है। 4 कंपोजिट नंबर हो जाएगा क्योंकि मोर देन 2 फैक्टर है। 5 प्राइम नंबर होगा, 6 कंपोजिट नंबर होगा और 7 प्राइम नंबर होगा। तो ये आपका हो गया कंपोजिट, ये हो गया आपका प्राइम और ये भी हो गया आपका प्राइम। तो प्राइम नंबर भी क्लियर हो गया, मतलब कि यहां से क्लियर हो गया। ठीक है, तो अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर भी क्लियर हो गया। ये सभी जो भी थे, ये सभी आपके नंबर्स के टाइप्स थे जो कि हमने आपको डिस्कस किया यहाँ। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसमें जो भी क्वेश्चंस, जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आते हैं, अब उन सभी क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस करेंगे, टाइप वाइज टाइप करके करेंगे, एक एक करके करेंगे, कितने टाइप्स के जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जामिनेशंस पे और आने वाले हैं जो भी क्वेश्चंस, ठीक है, वो सभी क्वेश्चंस यहाँ प्रैक्टिस कराया जाएगा और बताया जाएगा कि किस तरीके से हम नंबर सिस्टम से जो भी क्वेश्चंस अगर आता है उसको सॉल्व करें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं। अब यहाँ एक ये जो है नंबर सिस्टम्स का एक ये टाइप भी है, एक बेस वैल्यू के आधार पर, तो इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये भी नंबर सिस्टम्स के टाइप्स हैं लेकिन बेस वैल्यू के आधार पर है, बेस वैल्यू के आधार पर ये टाइप्स हैं। ठीक है, जिसमें डेसिमल होता है, बाइनरी होता है, ऑक्टल होता है और हेक्सा डेसिमल होता है। ठीक है, बाइनरी के बारे में तो आप सुने ही होंगे,
जो है कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है, तो बाइनरी नंबर होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम, एक डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। तो जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है वही तो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम होता है वही तो हम कॉमनली यूज करते हैं। इसका बेस वैल्यू होता है 10, बेस वैल्यू 10 का मतलब समझिए कि हम लोग टोटल 10 डिजिट यूज कर नंबर यूज करते हैं। जो भी नंबर बनाते हैं वो 10 डिजिट्स यानी 10 डिजिट्स यूज करके बनाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 to 9 है, ये टोटल आपके 10 डिजिट्स हैं और इन्हीं 10 डिजिट्स की सहायता से हम लोग कोई भी नंबर्स बनाते हैं, कोई भी नंबर्स बनाते हैं। तो ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम्स है, यही डेसिमल नंबर सिस्टम्स हम लोग कॉमन यूज में लाते हैं। अब यहाँ बाइनरी नंबर सिस्टम जो है इसमें जो बेस वैल्यू होता है वो 2 होता है, यानी केवल 2 ही डिजिट्स, यानी एक तो आपका 0 और दूसरा आपका 1, यही 2 डिजिट्स की प्रयोग करके हम लोग सभी नंबर्स की जो भी है बनाते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर्स है वो 2 डिजिट्स ही यूज करके हम लोग बना लेते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है, इसको भी हम लोग स्पेशल में पढ़ेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम्स अलग से, ठीक है। उसी प्रकार से ऑक्टल होता है, ऑक्टल का बेस वैल्यू 8 होता है, यानी टोटल ये 0 to 7 तक डिजिट्स प्रयोग करके हम लोग नंबर्स बना सकते हो। एक होता है आपका हेक्साडेसिमल जिसकी बेस वैल्यू 16 होता है टोटल, यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक, तो ये आपका जनरल डेसिमल सिस्टम से उठाया गया है, और ए से लेकर एफ तक और भी अल्फाबेट्स उठाए गए हैं और उन सभी को मिलाकर नंबर्स बनाए जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये भी एक अलग से है नंबर सिस्टम, जिसमें हम लोग जो यूज करते हैं नंबर्स वो होता है डेसिमल नंबर सिस्टम से, ठीक है। तो इसलिए इस चीज के बारे में जानना जरूरी था थोड़ा सा, ठीक है। चलिए रिमाइंडर थ्योरम, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे रिमाइंडर थ्योरम का। रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, ठीक है। ये रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, इससे अगर क्वेश्चन आ जाए तो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। पूछता है कि फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द गिवन, तो ये जो दिया हुआ है यहाँ पर आप क्वेश्चन जो देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में रिमाइंडर निकालना है, डायरेक्टली रिमाइंडर निकालना है कि डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आएगा। तो कॉमनली हम लोग क्या करेंगे, 10 प्लस 16 को हम ऐड करेंगे, ठीक है। 10 प्लस 16 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 26, डिवाइड करेंगे 3 से और रिमाइंडर आपका आ जाएगा 2, क्योंकि 3 8 जा 24 होता है, 2 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। बात क्लियर है। लेकिन हम ऐड करके डिवाइड किए तब रिमाइंडर फाइंड आउट किए, पर ऐसे नहीं करना है, क्योंकि अगर हम एग्जाम में ऐसे करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। ये तो बहुत छोटा नंबर है, लेकिन बहुत बड़ा नंबर अगर दे दे तो फिर हम लोग कैसे करेंगे, ये बात हम लोगों को यहाँ से सीखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर है आपके पास 10 और यहाँ आपका एक 16, ठीक है। तो 3 से 10 में डिवाइड करते हैं कि क्या आएगा रिमाइंडर के तौर पे, +1, ठीक है, ठीक है, +1। 10 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, +1, और यहाँ पर 16 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, +1। दोनों जगह से रिमाइंडर कितना आया, +1, दोनों रिमाइंडर को हम ऐड कर देंगे, फाइनल रिमाइंडर कितना आ जाएगा, फाइनल रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। दोनों रिमाइंडर को ऐड करेंगे तो फाइनल रिमाइंडर कितना आएगा, 2। तो यही आपका रिमाइंडर आ रहा है, यहाँ भी वही रिमाइंडर है, यहाँ भी वैसे ही आ रहा है, यहाँ भी वैसे ही आ रहा है। तो यहाँ पर क्लियर करना है कि हम लोग क्या करेंगे कि जो भी प्लस में दिया हुआ है वैल्यू, जो भी प्लस में दिया हुआ है, अलग अलग सबका रिमाइंडर निकाल कर और जोड़ लेंगे, ठीक है। अब ये भी हो सकता था कि ये 2 से ज्यादा बड़ा हो जाता, यानी 4 हो जाता। अगर 4 होता तो फिर 3 से डिवाइड करते हैं, अगर 4 होता तो फिर 3 से हम डिवाइड करते और फिर आगे हम लोग देखते कि रिमाइंडर क्या बच रहा है, क्योंकि रिमाइंडर कभी भी बचेगा तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा होना चाहिए, अगर बड़ा होता है तो फिर से डिवाइड करना पड़ता है। ये रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक हम लोग देखें कि हम लोग आसानी से रिमाइंडर निकाल सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। इसलिए तो बोला गया कि रिमाइंडर्स आर एडिटिव इन नेचर। रिमाइंडर्स क्या है, एडिटिव इन नेचर है, यानी कि रिमाइंडर्स को हम ऐड कर सकते हैं, ऐड कर करके हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं, कुछ इस टाइप से। अब इस पे कोई अदर क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो चलिए कोई अदर क्वेश्चन, इसी बेसिस पे कोई अदर क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 52 है प्लस में 63, ठीक है, 63 और डिवाइड करना हमको 3 से,
तो इसको भी डिवाइड करना है, इसको भी डिवाइड करना, तो इन दोनों को जोड़े बिना हम लोग कैसे रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो 3 से इधर डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 3 1 या 3 2, तो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 1 +1 और यहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा। जोड़ लेंगे तो रिमाइंडर फाइनल कितना आएगा 1, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया 1। अब बड़ा बड़ा भी वैल्यू दिया रहेगा, बड़ा भी नंबर दिया रहेगा, हम आसानी से रिमाइंडर निकाल सकते हैं ये वाला प्रोसेस यूज करके। ठीक, अब देखिए इसी टाइप का दूसरा टाइप 2 हो गया। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का साइन है, वहाँ पर एडिशन का साइन था, यहाँ पर आपको है मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा का साइन। अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, क्या करेंगे हम, 3 से 10 में भाग लगाएंगे, कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा +1। 3 से 16 में भाग लगाएंगे, रिमाइंडर कितना आएगा +1। दोनों जगह पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 1 आ रहा है। ठीक है, दोनों जगह पर 1 1 रिमाइंडर आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो रिमाइंडर है उसी का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो 1 गुने 1 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, 1 गुने 1 करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। अब यहाँ पर हम लोग को 10 गुने 16 करके 160 करने का कोई ज़रूरत नहीं है, अलग अलग दोनों का रिमाइंडर निकाल कर और रिमाइंडर का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और रिमाइंडर का वैल्यू अगर 3 से बड़ा आता है तो फिर से डिवाइड करेंगे, अगर छोटा आता है तो फिर उसी को रिमाइंडर मान लेंगे। बस ये चीज़ें सीखना है, यानी रिमाइंडर्स आर मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर, यानी रिमाइंडर्स को हम मल्टीप्लाई गुणा भी कर सकते हैं। इस टाइप का एक और क्वेश्चन को हम लोग करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ है 25 इंटू यहाँ पर है 36, डिवाइड करते हैं हम लोग कितना से, तो 5 से या 7 से करते हैं। ठीक है, क्लियर, 7 से करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 25 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 4 आएगा, प्लस का 4, रिमाइंडर प्लस का 4। और यहाँ पर अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 7 से तो कितना आएगा, रिमाइंडर प्लस का 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, रिमाइंडर को केवल आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि कितना 4 इंटू 1 कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 4, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4। तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन अगर आए कि रिमाइंडर हमें निकालना है, गुणा का साइन दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया हुआ है, तो आसानी से क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप का और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम लोग आगे में। ये आपका टाइप 2 था। इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या करना है, इसमें भी एक कॉन्सेप्ट सीखना है हमें। ठीक है, 10/6 दिया हुआ है, ठीक है, 10/6 दिया हुआ है, तो ये तो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, हम लोग भी जान रहे हैं, इसको कटा के और छोटा फॉर्म में ला सकते हैं। तो कटाने के लिए 2 से दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 से दोनों को डिवाइड करेंगे, कटाने के लिए आ जाएगा 5/3, 5/3। चलिए 5/3 आपका आ गया, 2 से डिवाइड किए तब 2 से डिवाइड किए तो 5/3 आया। अब हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका रिमाइंडर 2 आ जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्टली यहाँ से निकालते तो इसका रिमाइंडर कितना आता है, इसका रिमाइंडर आता है 4, इसका रिमाइंडर आता है 4। तो यहाँ पर तो चेंज हो गया, हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में जब लाया और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद जब रिमाइंडर निकाला तो आया 2, और डायरेक्ट अगर निकाला रहता तो रिमाइंडर आता 4। तो फिर यहाँ पर चेंजेस हुआ, चेंजेस क्यों हुआ, क्वेश्चन तो आपका पूछा था कि 10/6 का रिमाइंडर निकाला, ना कि 5/3 के। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो रिमाइंडर तो 4 आना चाहिए, लेकिन आ रहा है 2। तो शॉर्टेस्ट फॉर्म हम कर सकते हैं, लेकिन जितना नंबर से हमने डिवाइड किया था उतना नंबर से फिर रिमाइंडर में मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर आपका आ जाएगा 4। अब ये कब यूज होगा ये बता दें, ये कब प्रयोग में आएगा, जब बहुत बड़ी संख्या होगी और कैलकुलेशन मुश्किल होगा, उस समय उसको सबसे पहले कटा के शॉर्टेस्ट फॉर्म में ला लेंगे, और जितना नंबर से आप कटाएं यानी डिवाइड किए हैं उतना नंबर से लास्ट में आने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर में मल्टीप्लाई यानी गुणा कर लेंगे, और उसके बाद आपका एक्चुअल रिमाइंडर आ जाएगा उस नंबर का। तो ये कंसेप्ट था, सीखना था, जरूरी था कि इस टाइप की अगर क्वेश्चन है तो उसको किस तरीके से फास्टेस्ट मेथड से बना सकते हैं। चलिए ध्यान से समझते हुए आगे बढ़ते हैं और भी समझते हैं कंसेप्ट को। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कंसेप्ट फॉर निगेटिव एंड पॉजिटिव रिमाइंडर। निगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर का क्या कंसेप्ट है ये हम लोग समझेंगे। जैसे कोई भी एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं, चलिए कोई भी एग्जांपल लेकर हम लोग समझ सकते हैं। जैसे 5/4 है, ठीक है, एक हमने लिया नंबर 5/4। अब अगर हमें रिमाइंडर निकालना है तो ध्यान से समझिएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, आएगा ना। तो यहाँ पर दो प्रकार के हम रिमाइंडर इसका लिख सकते हैं, एक तो आप लिख सकते हैं कि +1 रिमाइंडर है,
और दूसरा रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा -3। अब ये कैसे आई इसको हम लोग समझेंगे। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, अगर 8 हम बनाते हैं 4 2 जा 8, यहाँ पर है 5, 8 से कितना कम है, 3 कम है, तो इसलिए हम लोग ने लिखा निगेटिव रिमाइंडर्स में कि -3। अगर 3 और ऐड हो जाता तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम डिवाइड करें तो एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है तो ये भी एक रिमाइंडर है, 3 कम है तो भी एक रिमाइंडर है। तो जो कम है वो माइनस रिमाइंडर हो जाएगा और जो ज़्यादा है वो प्लस रिमाइंडर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बस इतना ही सा है, जो कम है वो माइनस रिमाइंडर कहलाएगा और जो ज़्यादा है वो प्लस रिमाइंडर कहलाएगा। एक और भी हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से, 6 डिवाइडेड बाई 5, 6 डिवाइडेड बाई 5, तो इसका देखिए एक रिमाइंडर हो गया आपका +1 का, और एक जो रिमाइंडर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक जो आपका रिमाइंडर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5 दूना 10, यानी कि -4 का, यानी कि 4 कम है, 4 कम है। तो 6 अगर 10 होता तो ये कट जाता, तो ये 4 कम है यानी निगेटिव रिमाइंडर, और एक ज़्यादा है तो पॉजिटिव रिमाइंडर। लेकिन निगेटिव रिमाइंडर निकालने का तरीका अलग है, कुछ इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर आपका पॉजिटिव रिमाइंडर निकल गया तो निगेटिव रिमाइंडर हम लोग निकाल सकते हैं 1 घटाओ 4 बराबर -3, ये वाला का निकाले हमने। पॉजिटिव रिमाइंडर था 1, 4 को घटाएंगे 1 से तो निगेटिव रिमाइंडर -3 निकल जाएगा। इसका हम लोग देखेंगे पॉजिटिव रिमाइंडर 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कि 1 में से 5 घटा देंगे तो -4 आपका निगेटिव रिमाइंडर निकल जाएगा। ठीक है, निगेटिव रिमाइंडर निकालने का तरीका सीख रहे हैं हम लोग। निगेटिव रिमाइंडर निकालने का हम लोग क्या सीख रहे हैं, तरीका सीख रहे हैं। और भी कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। यहाँ पर हम लोग 7/11 लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग 8/3 लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग 13/8 लिखते हैं। ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर हम लोगों को अगर रिमाइंडर निकालना है तो 7 में 11 से अगर हम डिवाइड करते हैं, 7 में 11 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर कितना आता है। तो यहाँ पर तो रिमाइंडर निगेटिव में आएगा, यहाँ पर तो रिमाइंडर निगेटिव में आएगा, -4 रिमाइंडर, और एक तरफ रिमाइंडर है 7, एक तरफ रिमाइंडर है 7, क्योंकि ये तो डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे, 7 है तो ये तो बच जाएगा, रिमाइंडर पूरा का पूरा 7 रिमाइंडर बचेगा। तो एक तो प्लस में रिमाइंडर हो गया 7, तो 7 - 11 कर देंगे तो -4 निगेटिव रिमाइंडर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा, क्लियर है। इस वाले में देखेंगे तो 3 2 जा 6 और 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो प्लस में 2 रिमाइंडर बच रहा है। निगेटिव रिमाइंडर निकालना है तो 2 - 3 कर देंगे तो -1 क्या हो जाएगा, निगेटिव रिमाइंडर। तो -1 निगेटिव रिमाइंडर +2 पॉजिटिव रिमाइंडर। इसमें देखेंगे तो इसमें हो जाएगा आपका प्लस का 5 पॉजिटिव रिमाइंडर, और माइनस यानी निगेटिव रिमाइंडर निकालना है तो कितना हो जाएगा 5 - 8, यानी कि कितना आ जाएगा -3 निगेटिव रिमाइंडर। तो पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना और निगेटिव रिमाइंडर निकालना हम लोगों को आना चाहिए, तभी हम और भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब इसका क्या प्रयोग है, आखिर इसका यूज क्या, निगेटिव इंटीजर्स निगेटिव रिमाइंडर्स और पॉजिटिव रिमाइंडर्स का क्या प्रयोग है, ये भी हम लोग देखेंगे। जब क्वेश्चन बहुत बड़ा आता है, जिसकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर्स बहुत बड़ा होता है, तो मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन करने में काफ़ी दिक्कत आती है, तो उस समय हम लोग निगेटिव रिमाइंडर्स लेकर भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन में लोग सीख लेंगे कि इसका आखिर एक्चुअल में प्रयोग, वास्तव में प्रयोग कहाँ पर करना है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि कभी भी फाइनल जो आंसर होगा वो पॉजिटिव रिमाइंडर ही बताना होता है। रिमाइंडर तो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव हमें दिखाना रहता है, तो रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव ही दिखाएंगे, यानी प्लस में ही होगा। लेकिन जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ड्यूरिंग कैलकुलेशन आप निगेटिव रिमाइंडर का भी प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। तो चलिए देखते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट को सीखना पड़ता है और तब जाकर हम क्वेश्चन को बहुत ही तेजी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही तेजी के साथ। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल बढ़िया सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बढ़िया सा क्वेश्चन है। इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें हमें रिमाइंडर ही निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 17 से इन पूरे नंबर्स में डिवाइड करना है, 17 से इन पूरे नंबर में डिवाइड करना है, तो यहाँ पर 17 से 36 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ +2 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पर अगर 17 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 3 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पर हम 17 से डिवाइड करते हैं
तो 17 गुणे अगर 100 कर देंगे तो 1700 तो डायरेक्ट दिख रहा है आपको, और बाकी का 17 3 जा 51 होता है, 48 है। अब यहाँ पर समझिए 51 हो रहा है, 48 है, यानी 3 कम है उससे, 3 कम है, यानी कि यहाँ पर हम लोग निगेटिव रिमाइंडर प्रयोग कर सकते हैं। 3 कम है, 17 3 जा 51 अगर होता है, यानी 1751 होता है तो पूरा पूरा कटता है, रिमाइंडर 0 होता है, लेकिन उससे 3 कम है यानी 48 है, तो 3 कम है यानी निगेटिव रिमाइंडर कितना होगा, -3। पॉजिटिव रिमाइंडर भी इसका होगा, पॉजिटिव रिमाइंडर इसका 14 होगा, लेकिन हम लोगों को देखना है कि कहाँ पर निगेटिव रिमाइंडर से, मतलब कि जहाँ भी छोटा वैल्यू है, अगर पॉजिटिव रिमाइंडर से आ रहा है और उसकी वैल्यू बड़ी है यानी 14 आ रही है, तो 14 सही होगा या -3, तो हम लोगों को ये चीज से करना है। तो जहां निगेटिव रिमाइंडर छोटा रहा वहां निगेटिव रिमाइंडर रखेंगे, जहां पॉजिटिव रिमाइंडर छोटा रहा वहां पॉजिटिव रिमाइंडर रखेंगे, ये बात को ध्यान में रखना। यहां पर देखेंगे तो यहां पर भी निगेटिव रिमाइंडर होगा -2। क्लियर हो गया बात। अब हमने क्या बताया था, ये मल्टीप्लीकेटिव इन नेचर होता है, सबका मल्टीप्लीकेशन, माइनस माइनस प्लस हुआ, 3 2 जा 6 प्लस में चला गया, और 3 2 जा 6 तो 6 इंटू 6 कितना आएगा 36, तो प्लस में 36। अब यहाँ पर 36 17 से बड़ा, फिर से एक बार हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कंसेप्ट सीखना है, जो कंसेप्ट हमने बताया वो कंसेप्ट अगर हम सीख लेंगे तो क्वेश्चन तो आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इस तरीके से हमने रिमाइंडर 2 ला दिया, इसमें मल्टीप्लीकेशन करने का कोई जरूरत नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, बिल्कुल आता है। आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन 5 इसको देखते हैं, ये क्या है। इसमें भी हम लोगों को रिमाइंडर निकालना, 5 से डिवाइड करना है, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, इसका क्या रिमाइंडर आएगा बताइए, इसका रिमाइंडर प्लस का 2, कैसे हमने बता दिया, 5 से डिवाइड करना, 97 है, यहाँ पर 0 होता है या फिर 5 होता है तो तभी ये कटता है, तो 95 तो कट रहा है, यानी 2 रिमाइंडर एक्स्ट्रा बच रहा है। ध्यान से समझिएगा, 97 या तो 95 से कंपेयर कीजिए तो 2 ज्यादा है। क्लियर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 87 है, 85 से कंपेयर कर रहे हैं तो +2, यहाँ पर देखिए 0 यानी 40 से अगर कंपेयर कीजिएगा तो -1 हो जाएगा, और 35 से कंपेयर कीजिएगा तो +4 भी हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो जा रहा है। इसका देखिए ये 95 +2। अब यहां पर ध्यान से समझना है, सब में तो प्लस 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 है, अगर एक में माइनस रिमाइंडर ले लेंगे तो दिक्कत होगा, एक में अगर हम माइनस रिमाइंडर ले लेंगे तो दिक्कत होगा, फिर यहां भी अगर हम माइनस रिमाइंडर ले तब चलेगा। तो एक में माइनस रिमाइंडर हम नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर पूरा वैल्यू माइनस में आएगा तो थोड़ा दिक्कत होगा, परेशानी होगा। तो इससे अच्छा है कि छोटा ही नंबर है 4 है, प्लस वाला ही ले लेते, सबका मल्टीप्लीकेशन। तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 4 4 जा कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32, 32 डिवाइड बाई 5, रिमाइंडर कितना आएगा 2, रिमाइंडर कितना आएगा 2। तो फाइनल रिमाइंडर इस क्वेश्चन का 2। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोगों को करना होता है, आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, कंसेप्ट बस क्लियर करना है, आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। बहुत सारे चीजें अभी हमें ठीक है, बहुत सारे चीजें हम लोगों को अभी नंबर सिस्टम में पढ़ने हैं, बहुत काफी सारे चीजें। तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है, आज की क्लास में हम लोग इतना ही सीखने वाले थे, और बाकी के क्लासेस में बहुत सारी चीजें, नंबर ऑफ फैक्टर्स, जो कितने क्वेश्चन ये आता है नंबर्स दे देगा, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस, ये सभी बहुत सारे अभी नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस बचे हुए, बहुत सारे टाइप्स बचे हुए, तो उसको हम अगले आने वाले वीडियो लेक्चर में कराएंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर सजेस्ट कीजिए, अगर किसी प्रकार के कोई दिक्कत समस्या हो तो ज़रूर सुझाव दीजिए। ओके, थैंक यू।